बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो है हमारे पास वीक 4 का लेक्चर 1 है। और इससे पहले जो है वो हमने एसक्यूएल क्यूरीज के बारे में देखा था। जो लेटेस्ट वीक में हमने इसका सिंटेक्स जॉइंस के साथ किया था। उससे पहले हमने इसको सिंपल एसएफडब्ल्यू कमांड जो है वो देखी थी। अब इस हफ्ते इंशाल्लाह हमने करना ये है कि हम सब क्यूरीज या नेस्टेड क्यूरीज के बारे में देखेंगे, लेकिन उसकी डिस्कशन से पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड हमें खड़ी करनी पड़ेगी। एक तो हमने सब क्यूरीज देखनी है और दूसरा हमने सेट ऑपरेटर्स जो कुछ हमारे रह गए हैं चीट शीट, अगर हम आगे जाके देखेंगे तो वो पढ़ने के लिए हमने जो मल्टी सेट्स का एक कंसेप्ट पढ़ा था, जिसको हम बैग भी कहते हैं, मल्टी सेट को बैग भी बोलते हैं। तो वो एसक्यूएल में क्या होता है। अच्छा, सो जो रीडिंग है वो जो मल्टी सेट्स ऑफ बैग्स के ऑपरेटर्स के मुतालिक है वो चैप्टर 5 में आपको मिलेगी। और चैप्टर 6 के अंदर आपको एसक्यूएल की जो है कमांड्स वो वहां पे मिलेगा। अच्छा, सो हमने जो पोर्शन कवर कर लिए हैं उसमें हमने ये एसएफडब्ल्यू कमांड्स देख लिए हैं, एग्रीगेट ऑपरेशंस देख लिए हैं। पिछले हफ्ते में हमने जॉइंट्स देखे थे। और अब हम इस हफ्ते अपनी चीट शीट में से एसक्यूएल ऑपरेटर्स इसमें यूनियन इंटरसेक्शन आते हैं वो हम करेंगे। इसके अलावा बिटवीन, इज, नल, नॉट, इन के ऑपरेटर्स जो है वो भी हम देखेंगे। अच्छा, सो क्या है मल्टी सेट ऑपरेटर्स और नेस्टेड क्यूरीज। तो जो नोटेशन हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नेस्टेड क्यूरीज की जब डिस्कशन होगी कहीं पे भी एक से ज्यादा क्यूरीज की यूनियन जो करना पड़ेगा, जैसे यूनियन हम दो सेट्स के दरमियान में करते हैं, तो यहाँ पे जो हम यूनियन कर रहे होंगे या इंटरसेक्शन कर रहे होंगे वो हम दो क्यूरीज के रिजल्ट्स के दरमियान में कर रहे होंगे। तो इसलिए जो नोटेशन हम इस्तेमाल करेंगे, एक जो इस तरह से एनसर्कल करेंगे, जैसे आपको याद हो हमने वेन डायग्राम्स 9th और 10th में देखी थी। तो ये वो रिप्रेजेंटेशन तकरीबन होगी। Q1 जो है वो एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, Q2 जो है वो दूसरे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों Q1 की एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट जो आता है वो होगा, और ये जो है वो Q2 के एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट आता है ये वो वाला सेट होगा। अच्छा, सो सेट ऑपरेटर्स होते क्या हैं? सेट ऑपरेटर्स यही है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है। तो अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ये यूनिक होते हैं। अगर हम कहते हैं कि दो ये गिवन सेट्स की हमने यूनियन लेना है, लेकिन सेट ऑपरेटर्स का यूनियन लेना है, सेट ऑपरेटर में जो यूनियन ऑपरेशन होता है तो वो लेना है, तो आउटपुट डिफरेंट आएगी बनिस्बत इसके। अगर हम कहें कि हमने यूनियन लेना है बैग्स के ऊपर। अभी मैं स्किल के सिंटेक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ। सो लेट्स से ये हमारे पास एक मल्टी सेट है, क्योंकि सेट तो डिस्टिंक्ट होते हैं और मल्टी सेट में हमने कहा था कि डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। तो यही जो मल्टी सेट है, अगर मैं इसको सेट लिख रही होंगी तो 1, 2 बन जाएगा, ये सेट होगा, ये मल्टी सेट है। तो मल्टी सेट का यूनियन जब मैं एक दूसरे मल्टी सेट के साथ लूंगी तो इसका मतलब है कि मुझे सारे एलिमेंट को इसके अंदर ऐड करना है। जैसे 1, 2, 1 और 1, 1, इसमें 4 1 है, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे 3 1 और इधर 2 है, तो 5 1 जो है वो आउटपुट में आ जाएंगे। एक 2 इधर है, एक 2 इधर है, तो 2 2 यहाँ पे आ जाएंगे, और एक 3 जो है वो यहाँ से आ जाएगा। तो ये मल्टी सेट यूनियन हो जाएगा। इसी तरह से मल्टी सेट इंटरसेक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास ये 1 और ये 1, ये 1 मैच करें, 2 1 ये आ गए, एक 2 यहाँ से आ गया, तो ये 2 हो गया। तो ये मल्टी सेट इंटरसेक्शन हो गया। इसी तरह से हमने अगर डिफरेंस लेना हो तो R-S का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट्स R में जो कि S में मौजूद ना हो वो आउटपुट में आते हैं। तो S के अंदर 1 1 2 मौजूद है, और इधर हमने ये 1 1 2 निकाल दिया, तो आउटपुट में ये सिर्फ बचे, तो R-S में ये मौजूद होगा। अब हमने ना रिलेशनल अलजेब्रा अभी नहीं पढ़ा। मैंने कहीं बीच में लेक्चर्स में जिक्र किया था कि रिलेशनल अलजेब्रा में वो सारे, जैसे मैथ में हम रिप्रेजेंट करते हैं x1 वेरिएबल और ये x2 है, और इस तरह से हम मेंशन करते हैं। इसी तरह से एसक्यूएल का एक अलजेब्रा होता है जिसको रिलेशनल अलजेब्रा कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ट्राई करते हैं, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके लिख रहे होते हैं। तो वो भी हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो सेट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन जो RDBMS है, जो हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अभी पढ़े हैं, जो कि कॉर्ड ने दिया था, वो जो है वो आपके जो रिलेशंस को वो बैग्स तस्वुर करता है, यानी वो मल्टी सेट तस्वुर करता है।
एसक्यूएल इज एक्चुअली अ बैग लैंग्वेज, यानी कि एसक्यूएल के अंदर जो भी आपकी लेट्स से टपल्स पड़ी होंगी, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो अगर आपका ये रिलेशन आर है और इसके अंदर 1 2 अगर एक दफा पड़ा है तो दोबारा भी 1 2 आ सकता है, अगर 3 4 एक दफा है तो वो 10 दफा भी आ सकता है। यानी डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं RDBMS के अंदर जो रिलेशंस बनते हैं। तो जिसकी वजह से जो एसक्यूएल है वो भी अगर इन मल्टी साइट ऑपरेशंस को सपोर्ट करेगी तो उनकी आउटपुट भी इसी तर्ज के ऊपर आनी चाहिए, ना कि उसमें से कोई डुप्लीकेट रिमूव होके जो है ना वो आना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमिनेशन की बात आती है। अब ये क्वेश्चन हो कि हम बैग के ऑपरेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम सेट्स के साथ भी काम कर लें तो क्या फर्क है। तो बैग्स के अप्रोच पे जाने का एक ये फायदा है कि जब हम यूनियन ले रहे हैं दो सेट्स का, तो हमें उसमें डुप्लीकेट को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर मैं यहाँ पे यूनियन लेती, अगर सेट मेरे पास होता 1 2 यूनियन 2 3 4, तो इसका अगर मैं यूनियन लूं नॉर्मल सेट ऑपरेशन में तो वो ये आना चाहिए। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि 2 दो दफा आ रहा था तो वो एलिमिनेट होना चाहिए अगर सेट ऑपरेशन प्रोवाइड करती। लेकिन अगर मैं मल्टी सेट ऑपरेशन का जो काम करती हूँ तो उसके अंदर हमारे पास डुप्लीकेट्स चूंकि अलाउड होते हैं, तो वो आउटपुट में आपको जो है वो डुप्लीकेट एज इट इज भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये इस तरह से लिखी मैं 2 दफा भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता। तो एक वो जो स्टेप है आपका वो रिड्यूस हो जाता है एलिमिनेशन का। तो थोड़ा सा ये आपकी जो टाइम की बचत करता है क्यूरी एग्जीक्यूशन में बाग्स का जो मॉडल है। तो बाकी जो सिलेक्शन के हमारे पास ऑपरेटर्स हमने देखे थे, सिलेक्ट कैसे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट्स और जॉइंट्स कैसे चलते हैं, ये जो है ऑपरेशन जो हमने पहले सीखा था वही सेम बैग्स के ऊपर भी अप्लाई होता है और वही सेट्स के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो ये सेम है फॉर बोथ, इनकी जो वर्किंग है वो सेम होगी। और जो प्रोजेक्शन है वो सेट के लिए थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है, बैग्स के लिए मुख्तलिफ, क्योंकि सेट्स जो है वो डुप्लीकेट अलाउड नहीं कर रहे होंगे जबकि बैग्स जो है वो अलाउड कर रहे होंगे। तो अब हम समराइज करते हैं इसको थोड़ा सा, कि जो एक्सप्लिसिट सेट ऑपरेटर्स थे वो हमारे पास कौन से थे। इंटरसेक्ट है, यूनियन है और डिफरेंस है। तो लेट्स से कि हमारे पास दो क्यूरीज एग्जीक्यूट होती हैं और उनका जो रिजल्ट है वो इस तरह से मौजूद है, और अगर हम इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो अगर दो क्यूरीज आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है एक क्यूरी ये है जो कि इस यहाँ पे खत्म हो रही है, और दूसरी क्यूरी हमारे पास इधर है और ये खत्म हो रही है। तो अगर इन दो क्यूरीज का हम इंटरसेक्ट लेते हैं जो सेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सो कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं सेट ऑपरेशन की भी बात कर रही हूँ। तो वहां पे हमारे पास रिजल्ट आता है वो ये वाला पोर्शन आता है। इसी तरह से अगर आप इन्हीं दो क्यूरीज का यूनियन लेते हैं तो फिर हमारे पास सारे ऑल जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाते हैं दोनों के अंदर जो मौजूद होते हैं। इसी तरह से अगर हम डिफरेंस लेते हैं, जैसे मैंने कहा था R-S में, तो R के अंदर वो सारी एलिमेंट्स आ जाते हैं, रिजल्ट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स R के आ जाते हैं जो S में मौजूद नहीं है। तो एग्जैक्टली ये वही रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो इसको हम एक्सेप्ट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात यह है कि जो हमारे पास एसक्यूएल है वो सेट ऑपरेशंस को भी रिटेन करती है, उसकी जो सिंटेक्स अलग है। और मल्टी सेट के लिए जो है इनके आगे अगर हम ऑल लगा लें तो यही क्यूरी जो है वो मल्टी सेट ऑपरेशंस के लिए चलना शुरू हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये W3 स्कूल से लिया है एग्जांपल, तो हमारे पास अगर ये कस्टमर का टेबल है लेट्स से यहाँ पे, और इधर जो दूसरा टेबल है ये हमारे पास सप्लायर का टेबल है। तो कस्टमर के टेबल के अंदर हमारे पास उसका नाम है, कॉन्टैक्ट नेम, उसका नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है और कंट्री है। तो जैसे नाम उसका लंबा हो सकता है, कॉन्टैक्ट नेम उसका छोटा हो सकता है, जो जिस तरह से भी आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें। सप्लायर के अंदर जो है वो सप्लाई का नाम है, और मतलब दो डिफरेंट टेबल्स हैं और ये आपस में किसी तरह पे कनेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन दोनों के अंदर जो है ना वो सिटी का कॉलम आता है। तो अगर मैं ये करूं कि कस्टमर के टेबल से सिटी का कॉलम सिलेक्ट कर लूं, तो मेरे पास एक लेट से ये वाला कॉलम आ जाएगा। ठीक है, इस क्यूरी जो क्यूरी 1 की आउटपुट में, और क्यूरी 2 है मेरे पास कि मैं सप्लाई के टेबल से सिटी का कॉलम पिक कर लूं और उनको भी ऑर्डर बाय कर दूं, सिटी उनको तरतीब दे दूं A से B तक।
तो अगर मैं इनका यूनियन लेती हूँ इन दोनों टेबल्स का, तो अब इस टाइम पे टेबल जो है ये R1 हो गया, जिसके अंदर सिटी का कॉलम है बस, और ये सिटी किस टेबल से आ रही है, ये कस्टमर के टेबल की सिटी है। और रिलेशन टू जो है वो मेरे पास बना है सप्लाई के टेबल की सिटी के कॉलम से। ठीक है, तो अब जो है इन दोनों कॉलम्स को यूनियन लेने से क्या होगा कि दोनों के अंदर जितनी भी सिटीज आती हैं वो सारी की सारी हमारे पास आउटपुट में आ जाएंगी, और टोटल 94 रिकॉर्ड्स आएंगे। क्योंकि यूनियन एक सेट ऑपरेशन है जो एसक्यूएल सपोर्ट करती है, तो ये सारी डिस्टिंक्ट सिटीज होंगी और टोटल 94 रिकॉर्ड्स होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि इसमें कोई भी डुप्लीकेट मौजूद नहीं होगा यूनियन लेने के बाद। तो इंटरसेक्ट का ऑपरेशन जो है वो ट्राई करते हैं। सो इंटरसेक्ट के ऑपरेशन के समझने के लिए पहले ये दो क्यूरीज आपको समझनी होंगी, और इसको बेशक फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में चला के देख लें, क्योंकि मैं ग्रेजुअली आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इंटरसेक्शन कैसे हो रही है। सो क्योंकि लेफ्ट जॉइन की भी एग्जांपल और राइट जॉइन की भी आ रही है, तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सो लेट्स से कि आईडी, नेम, अमाउंट और डेट हम कस्टमर के कॉलम से पिक करते हैं। हमने आईडी, नेम, अमाउंट और डेट, तो ये जो है ना ये क्यूरी क्यों बन रही है, अब आईडी और नेम तो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन अमाउंट और डेट का कॉलम ऑर्डर्स के टेबल में मौजूद है। ये हम पिक कहाँ से कर रहे हैं, ये असल में दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं हम, कस्टमर और ऑर्डर्स के टेबल को। तो दो टेबल है इस टाइम पे, और दोनों को हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं। सो पहले तो हम ये देखते हैं कि इतने पोर्शन का क्या आंसर आता है, कि उसको लेफ्ट ज्वाइन करने से क्या आउटपुट होगी। तो कॉलम तो हमें पता है कि चारों ही हमारे पास आने चाहिए, अमाउंट और डेट, क्योंकि वो प्रोजेक्ट किए हुए हमने। तो कस्टमर आईडी और ऑर्डर डॉट आईडी को हमने उनकी बेस के ऊपर करना है। तो कस्टमर आईडी ये है, और ऑर्डर्स के टेबल में से हमने ये कस्टमर आईडी, इन दोनों को इक्वेट करना है। तो अगर मैं देखूं लेफ्ट ज्वाइन अगर मैं लेने की कोशिश करूं, तो वन आईडी जो है वो इस टेबल में मौजूद नहीं है कहीं पे भी ऑर्डर्स के टेबल में। तो इसका मतलब है मैं वन अली, और बाकी जो दोनों है ये नल नल आ जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट ज्वाइन हो रहा है इसलिए मैं राइट साइड पे नल डाल रही हूँ। इसी तरह से टू जो है वो इस टेबल में मौजूद है ऑर्डर्स के टेबल में, तो इसका मतलब है कि टू को हम एंटर कर देंगे इसमें, टू निमरा। और अमाउंट उसकी क्या आ रही है, अमाउंट आ रही है 1560, और डेट उसकी आ रही है 11/20/09। फिर थर्ड कॉलम को मैं देखती हूँ, थर्ड है मायदा। तो मायदा भी दो दफा आ रही है टपल इसके अंदर, माहदिया सॉरी। तो माहदिया जो है वो जब ज्वाइन होगी हमारे पास इसके साथ, तो माहदिया 3000 और 1500, ये दोनों रोज जो है वो क्रिएट होंगी। तो पहले मैं 3000 की बना लेती हूँ जो 10/8/09 की है, और इसी तरह से अगेन माहदिया 1500, 10/8 और 09, क्योंकि अगली में भी 1500 में भी वो सेम डेट के ऊपर गई थी। मादिया हो गया। फिर अदील को देखते हैं, आईडी नंबर 4, 4 जो है वो लास्ट रो के साथ मैच कर रही है। तो अदील 2060, और डेट सी 5/20/2008। अगेन 5 को ढूंढते हैं, 5 नहीं है, तो 5 एज इट इज ऐड हो जाएगा विद नल। इसी तरह से 6 खुद सी एज इट इज ऐड हो जाएगा विद नल। ठीक है, तो ये टेबल एक जनरेट हो गया। ये हमारे पास है क्यूरी वन का रिजल्ट, जो कि ये पूरी क्यूरी है हमारे पास वन एग्जीक्यूट हुई है। अब क्यूरी टू को देखते हैं। क्यूरी टू जो है वो राइट जो है ना वो ज्वाइन ले रही है, और क्यूरी जो टू है वो भी सेम कॉलम्स पिक कर रही है। तो आईडी, नेम, अमाउंट और डेट। तो अगर अब हम इसको राइट ऑर्डर करना शुरू करें कस्टमर आईडी से लेकर, तो राइट आउटर जॉइन में यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई भी टपल नहीं है जो कि डैंगलिंग हो, जो कि उधर मौजूद ना हो। ऐसी कोई आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही। 3324 सारी आईडीज वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारा कुछ इसमें एज इट इज आ जाएगा। तो अगर मैं 3 को उसके साथ ले रही हूँ, तो आईडी 3 महादिया, अमाउंट 3000, और डेट जो है वो हमारे पास ये आ जाएगी अगेन 3 महादिया, अमाउंट 1500, और डेट 10/8/09 आ जाएगा। फिर अगेन 2 विच इज निमरा 1560,
और 11 20 09 और फाइनली 4 आदिल और 2060 और 520। अब ये दोनों क्यूरीज के रिजल्ट हमारे पास आ गए Q2 और Q1 का। जब हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमने देखना है कि कौन से जो हैं वो सेम आ रही हैं। तो अब इसमें आप देखें कि जो माहदिया वाली टपल्स हैं, मैं कलर चेंज कर दूंगा। सो ये वाली टपल मैच कर रही है उसकी T1 के साथ, ये T1 है। और फिर उसके बाद सेकंड T2 भी मैच हो रही है। फिर उसके बाद जो 2 है निम्रा 1560, वो भी मैच हो रही है, ये है हमारे पास। और T4 जो है आदिल, वो भी मैच हो रही है। तो बेसिकली इन दोनों की जो इंटरसेक्शन का रिजल्ट है हमारे पास, वो यही आएगा जो कि आपके पास राइट आउटर जॉइन को लेके आया जा रहा है। तो अब पहले हमने देख लिया कि सेट का यूनियन किस तरह से लेना है। अगर मतलब सेट यूनियन किस तरह से लेना है, उसके लिए सिंपल यूनियन है। अगर हमने मल्टी सेट यूनियन लेना है तो मल्टी सेट यूनियन लेने के लिए फिर हम यूनियन ऑल का जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इंटरसेक्ट के आगे ऑल लगा दे, एक्सेप्ट के आगे ऑल लगाते हैं, तो ये जो है वो मल्टी सेट का यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस बन जाएगा। तो इसका रिजल्ट भी यही आएगा। अच्छा, अब क्या फर्क है यूनियन ऑल और यूनियन सिंपल यूनियन में? तो हम अगर सेम एग्जांपल के ऊपर जो W3 स्कूल से लिया यूनियन करें तो हमने कहा था कि 94 रिकॉर्ड आते हैं, और अगर हम यूनियन ऑल करें तो 120 रिकॉर्ड आते हैं। 120 क्यों आए थे इन दो कॉलम्स के ऊपर? इसलिए क्योंकि अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ डुप्लीकेट्स अलाउ हो गए, बर्लिन 2 दफा आ रहा है। इसी तरह से नीचे जितने भी रिजल्ट्स होंगे उसमें डुप्लीकेट्स अलाउड होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड का काउंट बढ़ जाएगा। तो सेट यूनियन में डुप्लीकेट अलाउड नहीं है और मल्टी सेट यूनियन में डुप्लीकेट अलाउड है। अच्छा, अब जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता और मजीद एग्जांपल्स करते हैं तो आपको आइडिया होगा। तो बैग, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बैग की भी दी हुई है कि इसमें ये वाली टपल्स जो कि डुप्लीकेट है ये अलाउड है, रिलेशन में ये एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसी तरह से मल्टी सेट अगर हमारे पास ये मौजूद हो तो इसमें ये 1A 2 दफा है, 1B 1 दफा है, 2C 2 दफा है, 3 दफा है, ये 3 दफा है, ये 1 दफा है, ये 2 दफा मौजूद है और ये 2 दफा मौजूद है। ठीक है, तो इस जो मल्टी सेट की इक्वलेंट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ना ये भी है, हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हम हर टपल का उसके आगे काउंट लिखते हैं, मीन लेमडा ऑफ एक्स। तो लेमडा ऑफ एक्स इज एक्चुअली काउंट ऑफ टपल इन एक्स। अब अगर कोई आइटम इस टेबल में मौजूद नहीं है तो हम उसको यहाँ पे लिख के उसका आगे काउंट जो है वो 0 भी लिख सकते हैं। ये हम, अब आप कहेंगे मेरे से अगर टपल मौजूद ही नहीं है तो हम उसके आगे 0 क्यों लिखें? ये हम इसलिए लिखेंगे बाद में, जब हमने दो टेबल्स के दरमियान में यूनियन लेना होगा, जो टपल्स इधर मौजूद हैं और इधर नहीं है तो हम इधर लिख के उनके आगे काउंट 0 लिख देंगे। इसी तरह से वाइस वर्सा, इधर लिख के अगर आर में जो मौजूद है वो R2 में नहीं है तो R2 के इस इक्वलेंट रिप्रेजेंटेशन में हम उसका काउंट लिख के 0 कर देंगे। तो अगर हमें ये वाला टेबल पता हो तो इससे हम ये वाला टेबल बना सकते हैं। ठीक है, सो जो मल्टी सेट में तो हमें पता है कि ये काउंट ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल सेट हो तो उसमें वो काउंट जो है वो 0 और 1 से एक्सीड कभी नहीं करेगा। अच्छा, सो हम देखते हैं कि इंटरसेक्ट का ऑपरेशन जो है वो मल्टी सेट के ऊपर कैसे चलता है। तो हमने इसकी इक्वलेंट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है। सो अब इधर देखें कि 1D के आगे 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इधर जो 1D है वो 2 है, इधर 1D मौजूद है ना। तो अब जब इंटरसेक्शन लेना होगा तो हम क्या करें होंगे, आप खुद थोड़ा पॉज करके सोचें कि अगर 1A इधर 2 दफा मौजूद है रो और इधर 5 दफा मौजूद है, तो इंटरसेक्शन लेते वक्त भी कितनी दफा आनी चाहिए? 2 दफा। 1A 2 दफा ही आउटपुट में आनी चाहिए, क्योंकि कॉमन जो आपने निकालना है तो दोनों में कॉमन 2 है, 2 टपल्स कॉमन है, बाकी नहीं है। इसी तरह से 1B जो है वो इधर 1 दफा इधर 0 दफा है तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगी। इसी तरह से 2C जो है वो इधर 2 दफा है इधर 3 दफा है तो वो 2 दफा इंटरसेक्शन में आएगी। 1D जो है इधर नहीं है इधर है तो 1D आएगी नहीं। तो इससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करें, हमने जो दूसरा जो फाइनल रिजल्ट टेबल बनाया है उसमें हमने उनके आगे सेम टपल्स और उनके आगे काउंट्स मेंशन कर दिए, तो ये हमारा रिजल्ट सेट हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर सकते हैं, वो किस तरह से, कि अगर हमने दो टेबल्स x और y मल्टी सेट का इंटरसेक्शन लेना हो तो अगर दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग जो टपल्स हैं उनके काउंट में से जो मिनिमम होगा वही आपके आउटपुट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल
2 और 5 में से मिनिमम 2 था, आउटपुट में 2 चला गया। इधर 0 और 1 में से मिनिमम 0 था, आउटपुट में 0 चला गया। 3 और 2 में से मिनिमम 2 है, आउटपुट में 2 चला गया। इसी तरह से 0 और 2 में से मिनिमम 0 है तो आउटपुट में 0 आ गया। तो ये एक फॉर्मूला बन गया है कि हम इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टी सेट में, अगर हमें इसकी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन पता हो तो। इसी तरह से यूनियन में हम आ जाते हैं। यूनियन में जो चूंकि डुप्लीकेट्स अलाउड हैं तो हम सिंपली काउंट को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इधर 2 है इधर 5 है तो आउटपुट में 7 टपल्स हो जाएंगी। इधर कोई टपल नहीं है, इधर 1 है, आउटपुट में 1 हो जाएगी। इधर 3 टपल्स हैं और वही सेम टपल्स इधर 2 हैं तो टोटल टपल्स आउटपुट में 5 हो जाएंगी। तो डुप्लीकेट्स अलाउड हैं, इसका मतलब है कि आउटपुट का जो काउंट है, इम्प्लिसिट काउंट है, उसकी जो इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है टेबल की, वो इक्विवेलेंट है कॉरेस्पॉन्डिंग टपल्स के काउंट के सम के। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि बैग यूनियन फास्टर क्यों होगी। तो इसका वही जवाब है जो मैंने पहले दिया था। आप पॉज करके पहले सोच लें कि बैग यूनियन में चूंकि डुप्लीकेट रिमूवल नहीं है तो वो इसलिए एक्सपेंसिव नहीं रहता, थोड़ा सा फर्क हो जाता है क्योंकि आप सिंपल प्लस कर रहे होते हैं। इसी तरह से एक और जो इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ ऑपरेशन सिर्फ बैग्स में ही पॉसिबल होते हैं। अगर आप रिलेशंस को बैग समझे, अगर रिलेशंस को सेट समझेंगे तो वो ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है। तो पॉज करके सोचें कि वो कौन से हैं। सो वो हम देखेंगे इस लेक्चर के एंड पे कि वो कौन से ऑपरेशंस बनते हैं। इसी तरह से डिफरेंस की बात आती है तो डिफरेंस x माइनस वाई के रिलेशन में मतलब यह है कि x के अंदर वो सारी टपल्स जो कि y में मौजूद ना हो। ठीक है, तो अब 1 और a इधर 2 दफा मौजूद थी, इधर 5 दफा थी, तो वो तो कट गया। 2 टपल्स थी मौजूद और ये भी निकल गई, तो इसका मतलब 1a पूरा पूरा y में मौजूद है। इसी तरह से इधर कोई टपल नहीं है, इधर है तो ये तो हमने कंसिडर ही नहीं करनी। इधर जो है वो 3 टपल्स मौजूद है, इधर 2 है, इसका मतलब है एक टपल 2c की बच जाएगी जो कि y में मौजूद नहीं होगी, तो आउटपुट में 1 चला जाएगा। इसी तरह से 1d है ही नहीं तो 1d 0 कंसिडर होगा। अब इसको अगर हम फॉर्मुलाइज करें तो ये बनता है 0 n माइनस m। अगर n इधर का काउंट है और m इधर का काउंट है तो 0 और इनके डिफरेंस में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही आपके आउटपुट में चली जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 माइनस 5 पहली टपल के लिए 0 या -3 कौन इनमें से बड़ा है, 0, आउटपुट में 0 चला गया। 0 माइनस 1 0 बड़ा है या -1 बड़ा है, 0 बड़ा है, आउटपुट में 0 चला गया। 3 माइनस 2 0 बड़ा है या 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, आउटपुट में 1 चला गया। 0 माइनस 2 0 बड़ा है, -2 बड़ा है, 0 बड़ा है, आउटपुट में 0 चला गया। तो ये डिफरेंस का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, जो कुछ लॉज हैं जो कि हमारे पास अलजेब्रा में जैसे होते हैं कि आर यूनियन एस इज इक्वल टू एस यूनियन आर, ये कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। तो ये जो लॉ है ये हमारे पास सेट्स के लिए भी होल्ड करता है। अगर हम दोनों आर और एस को सेट समझे तब भी ये सही चलता है, और अगर हम बैग्स के लिए इसको करेंगे तब भी दोनों के लिए ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लॉज भी हैं जो कि बैग्स के लिए नहीं चल पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेट के लिए लॉ सही चलता है, लेकिन अगर आप इसको बैग्स के ऊपर ट्राई करें तो ये सही नहीं चलेगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिख दिया, आप इसको ट्राई करके खुद भी बल्कि देख सकते हैं। कोई सेट्स ऐसे सोच सकते हैं कि जिनको बैग के तौर पे आप उनके यूनियन और इंटरसेक्शन लें और वो जो है वो सही नहीं चलेंगे इस लॉ के मुताबिक। तो हमने लेक्चर के शुरू में भी देख लिया था, एक डिस्कशन की थी लाइट सी के जो क्रॉस प्रोडक्ट हैं वो भी सेम रहेंगे बैग्स के लिए और सेट्स के लिए। जैसे सेट्स के लिए चलते हैं वैसे ही बैग्स के लिए चलेंगे। तो ये अगर हमारे पास रिलेशन आर है, मल्टी सेट ये है कि ये मल्टी सेट है, तो इसका अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो ये एक लेंगे और हर रो के साथ इसको करेंगे। फिर इसी तरह से ये लेंगे और हर एक के साथ करेंगे, तो टोटल 6 टपल्स हमारे पास जो है वो बन जाएंगी। वो किस तरह से कि पहले आ रहा है 1 2 2 3, ये वाली आ गई, फिर 1 2 4 5 जो ये आ गई, फिर अगेन 1 2 4 5 एक और दफा जो है वो आ गई। इसी तरह से अगली के लिए भी वो सेम टपल्स दोबारा रिपीट होंगी, तो 6 आपके पास जो है वो रिजल्ट आ जाएंगे। तो अगर इधर 2 है इधर 3 टपल्स हैं तो आउटपुट आपकी 2 क्रॉस 3 टपल्स प्रोड्यूस करेगी, यानी 6 टपल्स जो है वो आएंगी। अच्छा, अब जॉइंस ऑफ बैग्स के लिए भी चीजें हमारे पास वैसी हैं जैसे पहले थे कि हम हर टपल को दूसरी टपल से कंपेयर करते थे। सो लेट्स से ये आर है, ये एस है, ये इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। अगर हमने जॉइन लेना है किसी कंडीशन की बेस के ऊपर, यानी हमने थीटा जॉइन लेना है इसका,
तो हमारे पास कंडीशन है आर डॉट बी इज लेस देन एस डॉट बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेके वो सारी टपल्स जो इसके ऊपर वैलिडेट हैं, ट्रू हैं, तो आर डॉट बी कहाँ पे लेस देन है, इन चार टपल्स के ऊपर ये सही चलती हैं, तो ये चार टपल्स जो है वो आउटपुट में आ जाएंगी। तो हमारे आउटपुट में से जो है कोई डुप्लीकेट रिमूव नहीं होगा, ये सारी की सारी टपल्स ही आउटपुट का पार्ट होंगी। आउटर जॉइन के भी हिसाब से देखें तो आउटर जॉइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल जॉइन को जॉइन को ऐसे करते हैं, आउटर जॉइन के ऊपर हम अगर ओ लगा दें तो ये फुल आउटर जॉइन हो जाता है। अगर हम इसके ऊपर ओ लगा हुआ है और यहाँ लेफ्ट लगा दें तो ये लेफ्ट आउटर जॉइन बन जाता है। अगर हम इस तरह से करके इसके साइड पे आर लगा दें तो राइट आउटर जॉइन बन जाता है। तो अब अगर हम देखें ये हमारे पास ए है, ये बी है, इन दोनों को आउटर जॉइन लेने से हमने क्या किया है कि पहले मैच किया है बी और सी, ये दो कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास सेम हो रहे हैं, तो 2 3 मैच करता है इस 2 3 के साथ। तो 1 2 3 इज मैप्ड विद 10, ये आ गया। इसी तरह से हमारे पास 1 2 3 इज मैप्ड अगेन विद दिस रो एज वेल, तो वो 11 हमारे साथ आ गया। फिर हम अगली किसी के साथ मैच नहीं करता, 4 5 को देखा, 4 5 कहीं मैच नहीं करा, तो 4 5 6 अपीयर होगा लेकिन विद नल वैल्यू, क्योंकि हम फुल आउटर जॉइन ले रहे हैं। इसी तरह से 7 8 9 में 8 और 9 जो है वो कहीं पे इन दो में से मैच नहीं करा, तो 7 8 9 विद नल आ जाएगा। और फिर अब कोई हमने दूसरी तरफ से भी देखना है कि राइट आउटर जॉइन में हमारे पास कोई चीज ऐसी रह तो नहीं गई। तो राइट आउटर जॉइन में 2 3 तो मैप हुआ था लेकिन 6 7 और 12 मैप नहीं हुआ किसी के साथ, तो उसका ए में नल, तो ये एक्सप्रेशन नल के इक्वलेंट है। हमने 6 7 12 के साथ उसको मैप कर दिया, तो ये हमारे पास फुल आउटर जॉइन हो गया। इसी की सिर्फ जो अगर लेफ्ट रोज के राइट रोज में अगर हम नल डाल दें तो ये लेफ्ट आउटर जॉइन बन जाएगा। अगर हम इसकी लेफ्ट रोज के अंदर नल इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो वो राइट आउटर जॉइन की रोज जब उसमें आ जाएंगी तो वो हो जाएगा। बाकी टपल्स जो है वो उसमें हम एज इट इज डाल देंगे, यानी पहली दो दोनों में मौजूद है लेकिन नल वैल्यू के साथ जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में लाई करते हैं। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास अगर कोई कंडीशन बेस्ड जो है वो आ जाता है, तो ये है a ग्रेटर देन b डॉट सी। तो वो आप अब इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे ये कैसे आ रहा है, जिसमें आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि जो a की वैल्यू है इस कॉलम की वो आपके पास जो v रिलेशन है उसके c कॉलम से बड़ी होनी चाहिए। तो फिर मैप करके आउटपुट में फुल आउटर जॉइन लेना हो तो फिर वो कैसे आता है। अच्छा, अब एक समराइज व्यू बस क्विकली, अगर आप वेन डायग्राम से एसक्यूएल जॉइंस को देखना चाहते हैं तो लेफ्ट आउटर जॉइन में सारी टपल्स आती हैं लेफ्ट टेबल की इंक्लूसिव, और जो रिजल्ट आपको जॉइन का आ रहा होता है उन दोनों का वो मुकम्मल आता है। ठीक है। और जो हमारे पास राइट आउटर जॉइन होता है उसमें हमारे पास बी टेबल जो होता है उसकी सारी रोज आ रही होती है, उसकी टपल्स आ रही होती है। अगर हम इनर जॉइन की बात करते हैं तो इनर जॉइन में हमें पता है सिर्फ जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो आती हैं, उसमें अगर कोई टपल मैप नहीं हो रही, कोई डैंगलिंग टपल है तो वो इंक्लूड नहीं होगी। तो डैंगलिंग टपल उसी को कहते हैं जो अभी पीछे हमने देखा जिनके साथ जो मैप नहीं हो रही होती, जैसे R1 है और R1 की वो कोई रो R2 में किसी रो के साथ मैप नहीं हो रही तो वो डैंगलिंग है। इसी तरह से वाइस वर्सा, अगर R2 में कोई ऐसी रो है जो R1 की किसी रो के साथ नहीं मैप हो रही तो वो डैंगलिंग है। तो अगर डैंगलिंग टपल्स इंक्लूड नहीं होती तो वो इनर जॉइन का ये सेंट्रल पोर्शन आता है। अगर हम सारी टपल्स इंक्लूड कर देते हैं तो वो राइट और लेफ्ट हो जाती हैं फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग टेबल। इसी तरह से अगर हम जो है वो फुल आउटर जॉइन लें तो ये पूरा आ जाता है। और अगर हम फुल आउटर जॉइन लें लेकिन उसमें से इनर जॉइन को रिमूव कर दें कि उसकी जो मैच टपल्स हैं जिस पे वो मैप हो रही है सिर्फ नल टपल्स अगर हमने गेट करनी हो तो ये वाली क्यूरी लिखने से हमें वो मिल जाएंगी, जहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि ए डॉट की इज नल और बी डॉट की इज नल, यानी दोनों टेबल की अगर वैल्यूज जहाँ पे नल होती हैं तो सिर्फ वही हमें चाहिए हो तो वो इस तरह की वेन डायग्राम बनेगी। सिमिलरली अगर हम ए में से देखना चाहते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगी, और अगर बी की सिर्फ नल गेट करनी है तो इस तरह के ऊपर बन जाएगी।
एग्रीगेशन रिलेशंस कौन से हैं हमारे पास, जो हमने कहा था इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करके बताते हैं। जैसे लेट्स से हमारे पास रिलेशन वन है और उसमें स्टूडेंट्स की आईडीज हैं और उनके जीपीएस मौजूद हैं। तो 1 2 3, तो 3.4, 5.5 तो खैर नहीं, 2.0, 3.7, इसी तरह से एक और 3.7 में भी किसी का हो, और सो ऑन आप इसको चला चला सकते हैं। तो एग्रीगेट में अगर ये है कि मैं सारे जीपीएस का अगर मैं सम करना चाहूँ तो ये एग्रीगेट ऑपरेशन हो जाएगा। तो सारे जीपीएस मुझे सम होके आउटपुट में मिल जाने चाहिए या नहीं। अगर तो सेट ऑपरेशन की बात करती हूँ उसके ऊपर, अगर सेट चलाऊंगी तो क्या फर्क आएगा, आपके पास सिर्फ ये तीन जो है इनका सम हो रहा होगा, क्योंकि डुप्लीकेट जो सेट में अलाउड नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ऐसे कई ऑपरेशन आ जाते हैं जिसमें बैग्स के अलावा गुजारा नहीं होता, तो अगर आप इसी ऑपरेशन में सेट चाहेंगे तो आपके सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम के फंक्शन गलत काम कर सकते हैं। तो आपको वैल्यूज जो आउटपुट में चाहिए वो नहीं आएंगी। तो अगर आप बैग्स लेंगे तो ये सारी टपल्स जो हैं वो आपकी इस्तेमाल होंगी। तो फिर आपकी जो है वो प्रॉपर सम होगा, और फिर बाद में आप इसको डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ योर आर डॉट जीपीए कर सकते हैं, और फिर आपके पास एक एवरेज जो है वो आपको मिल जाएगी।